जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे 13 एंड 14 अक्टूबर को जो रेलेवेंट एडिटोरियल्स आए हैं हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में। तो दोस्तों अपना हम शुरू करते हैं लेक्चर आज का। पहला लेक्चर है बिग टेक एंड आवर किड्स। तो दोस्तों ये जो एडिटोरियल है ये कल आया था इंडियन एक्सप्रेस में। कृष्ण कुमार ने लिखा है ये। कृष्ण कुमार फॉर्मर डायरेक्टर है एनसीईआरटी के। तो आइए देखते हैं कि ये क्या लिखते हैं इस आर्टिकल में। दोस्तों इसमें कंटेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग द चिल्ड्रन इन द डिजिटल एज। अब जैसे कि आप जानते हैं कि अभी ज़माना है सोशल मीडिया कंपनीज का। अभी पिछले 1.5-2 साल से लॉकडाउन में हम सब की लाइफ में एक डिजिटल डिस्ट्रप्शन आया है। और अभी अगर हम बच्चों की बात करें, खास करके टीनेजर्स की बात करें, तो उनकी जो एडिक्शन है ऑनलाइन गेमिंग के साथ, ऑनलाइन सोशल मीडिया साइट्स के साथ, क्योंकि अब वो भी सारा अब ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं। आज के टाइम पे ऑनलाइन एजुकेशन बहुत पॉपुलर है। तो उसके चलते जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं लाइक फेसबुक, लाइक इंस्टाग्राम, ये कैसे मैनिपुलेट कर रही हैं और कैसे बच्चों की फीलिंग्स के साथ, बच्चों के इमोशंस के साथ खेला जा रहा है, इसको लेके यहाँ पे इस आर्टिकल में ऑथर ने चिंता जताई है। ठीक है, अभी हाल ही में फेसबुक की कंट्रोवर्सी के चलते अभी एक फेसबुक के ही एम्प्लॉय थे जो कि उनका नाम था फ्रांसिस हॉजन। उन्होंने अक्यूज किया फेसबुक को ऑफ हर्टिंग चिल्ड्रन एंड हार्मिंग डेमोक्रेसी बाय प्रमोटिंग सोशल डिविजन्स। तो उनका ये कहना है कि फेसबुक ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है जहां पे वो मीडिया कैंपेन्स, मैनिपुलेटेड मीडिया कैंपेन्स रन करता है, जिसके चलते हेट स्पीच को बहुत बढ़ावा मिलता है, जिसके चलते रेसिज्म को बहुत बढ़ावा मिलता है, और जिसके चलते जो बच्चों की साइकोलॉजी है उस पर बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ता है। तो इनका ये कहना है, फ्रांसिस हॉजन का ये कहना है दैट फेसबुक प्रोडक्ट्स, तो चाहे इंस्टाग्राम है, चाहे फेसबुक है, ठीक है, चाहे व्हाट्सएप है, सो दे हार्म चिल्ड्रन, स्टोक डिविजन एंड वीकन डेमोक्रेसी। बिकॉज देखिए मीडिया, देखिए हम अक्सर ये बात कहते हैं दैट मीडिया इज द फोर्थ एस्टेट, द फोर्थ पिलर इन डेमोक्रेसी। ठीक है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, तो मीडिया को चौथा एस्टेट कहा जाता है। पर हमको ये भी पता है कि मीडिया कितना ओपेक है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। मीडिया, जो भी सरकार हो, जो भी पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन हो, चाहे यूपीए हो, चाहे एनडीए हो, चाहे जो भी कोई भी सरकार हो, मीडिया हमेशा देखा जाता है कि हमेशा एक ही पार्टी की या एक ही किसी संगठन की ज्यादा प्रशंसा करता है। तो ये पहले भी हो चुका है, अभी भी हम देखते हैं, गोदी मीडिया वाला कंसेप्ट देखते हैं। तो मीडिया की तो बात हमको पता ही है कि इस तरह के यूजलेस कैंपेन्स, हेट कैंपेन्स और मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट करना। बट ये नैरेटिव सेटिंग, दोस्तों यहाँ पे वर्ड नैरेटिव आता है, ये नैरेटिव सेटिंग का काम ये आज के टाइम पे सोशल मीडिया कंपनीज भी बहुत बढ़ चढ़ के कर रही हैं। और ये अब एक चिंता का विषय है, बिकॉज बच्चों की साइकी पे इसका बहुत फर्क पड़ता है। बच्चे अभी सारा, देखिए अभी सारा का सारा जो एजुकेशन है पिछले 1.5-2 साल से, from the last 1.5 and 2 years, it's all online. So technology has disrupted our lives for the betterment also, but it also has its own consequences on the negative side. Now अकॉर्डिंग टू मारिया रेसा, उनको इस साल का नोबेल प्राइज मिला है फॉर पीस। ये फिलीपींस के रहने वाले हैं। इनका ये कहना है दैट देयर आर वाइड स्प्रेड behavior modification effects of social media and other offerings of the internet upon children and society in particular। और इनका ये भी कहना है कि उनकी कंट्री में उनकी डेमोक्रेसी को भी वीकन होने का एक बहुत बड़ा कारण है ये मैनिपुलेटेड सोशल मीडिया कैंपेन्स। ठीक है, मैनिपुलेशन ऑफ द पीपल्स माइंड इज स्ट्रैटेजाइज टू नंब द कैपेसिटी, ताकि सही और बुरे और अच्छे में से, रॉन्ग एंड राइट में से डिस्टिंग्विश करना लोगों के लिए मुश्किल हो। ठीक है, तो सच्चाई क्या है, ये तो देखिए हम मीडिया की बात भी करते हैं। ठीक है, सच्चाई क्या है हमको ये नहीं पता लगता कि कितना कोई न्यूज सच है, कितनी वो नैरेटिव है। ठीक है, ये नैरेटिव सेटिंग तो हम सुशांत सिंह राजपूत के टाइम से देखते आ रहे हैं। जो सुशांत सिंह राजपूत का जो सुसाइड केस हुआ था, अब उसको चलते भी मीडिया ने एक नैरेटिव बनाया था। फॉर्म लॉस को चलते भी मीडिया ने एक नैरेटिव बनाया। अभी लखीमपुर खेरी वायलेंस केस की बात करें, उसके चलते भी एक नैरेटिव्स बनते हैं। पर ये सब नैरेटिव मेकिंग सिर्फ हमारी मीडिया नहीं बट सोशल मीडिया कंपनीज भी कर रही हैं। और सही क्या है, गलत क्या है, उसका हमको अंदाजा नहीं होता। लेकिन अक्सर जो बच्चे हैं, 14-15 साल के जो बच्चे होते हैं, टीनेज बच्चे होते हैं, दे एंड अप इनकलकेटिंग ऑल दीज थिंग्स इन देयर माइंड एंड देयर बाय इंक्रीजिंग वायलेंस एंड हेट स्पीच। Vacuum created in the pandemic because, again, as I mentioned, that again it's repetition, that because of the pandemic everything is
डन ऑनलाइन, एजुकेशन इज ऑनलाइन, पीपल आर डूइंग वर्क ऑनलाइन। तो अब ये जो वैक्यूम क्रिएट हुआ पैंडेमिक के बीच में कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं और बच्चे अपने कंप्यूटर के साथ, देखिए जो फॉर्चुनेट हैं, हर कोई बच्चा फॉर्चुनेट नहीं है कि उसके पास ब्रॉडबैंड हो या लैपटॉप हो या स्मार्टफोन हो, बट दोज किड्स हु आर फॉर्चुनेट इनफ टू हैव लैपटॉप्स विद देम, एक्सेस ऑनलाइन एजुकेशन, वो अपने पेरेंट्स से और टीचर से अब कम नजदीक हैं बट अपने स्क्रीन के सामने ज्यादा बैठे होते हैं। अब ये एक चिंता का विषय भी है, ठीक है, बिकॉज एट अ टाइम व्हेन इंटरनेट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेली लाइफ, नो वन नोज हाउ टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम एक्सपोजर टू थिंग्स। अब ऑनलाइन बैठे वो क्या देख रहे हैं, कौन सी साइट देख रहे हैं, बच्चे अक्सर पोर्नोग्राफी का भी शिकार बनते हैं। सो वी डोंट नो दीज थिंग्स, सो विच इज वाई सोशल मीडिया कंपनीज तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी ना हमारे बच्चों की परवरिश के लिए, उनकी अपब्रिंगिंग के लिए, वो तो टीचर्स को और पेरेंट्स को ही करना पड़ेगा। बट देयर हैज बीन अ वैक्यूम क्रिएटेड नाउ बिकॉज पेरेंट्स आर बिजी, teachers are not there available in front of you, so everything is in front of a 13-inch or a 14-inch or 15-inch screen, your laptop. So rumors circulate through social media and serves as a source of profit. इनके लिए तो कमाई की बात है ना, इनको तो एडवर्टाइजमेंट मिलती है, एडवर्टाइजर्स आते हैं, चाहे फेसबुक है, चाहे इंस्टाग्राम है, चाहे मीडिया कंपनीज हैं, इनको तो इससे तो प्रॉफिट मिलता है कि लोग इसमें एंगेज रहे, नैरेटिव मेकिंग में लोग एंगेज रहे, इनको तो इनसे फायदा है। बट बच्चों को इससे तो कोई फायदा नहीं ना, बच्चों को इससे क्या प्रॉफिट मिलने वाला है? इट माइट बी अ सोर्स ऑफ प्रॉफिट फॉर एडवर्टाइजमेंट फॉर दी सोशल मीडिया कंपनीज, नॉट फॉर द किड्स. And despite the elaborate legal framework that now exists in the Western countries and also in India, right, it is not easy. It has not been easy to bring justice to children caught in the social misfortunes of different kinds. So digital platforms जो हैं, they are not merely transmitting but also shaping your opinion, your thoughts, your emotions. So वो जो narrative setting है वो social media बहुत अच्छी तरह से कर रहा है, ठीक है। सिर्फ information flow नहीं हो रही, मैं कहता हूँ information और misinformation दोनों अपनी जगह पे हैं, बट यहाँ पे आपका जो opinion shape हो रहा है, ठीक है, based on whatever you're reading in front of you, वो एक बहुत चिंता का विषय है। बिकॉज अगर आप एक अच्छी क्वालिटी, अगर आप एक कंटेंट अच्छा क्वालिटी का देख रहे हैं, एक्सेस आपको मिल रहा है, तो आपका ओपिनियन उस अकॉर्डिंगली बनेगा। लेकिन अगर आप मिस इन्फॉर्मेशन, मिस फैक्ट्स पढ़ रहे हैं, फॉल्स इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, फेक न्यूज पढ़ रहे हैं, तो बच्चों का नैरेटिव और तरीके से बनेगा। चलिए अगला आर्टिकल है दोस्तों, द सैंक्शंस क्लाउड ओवर इंडिया यूएस टाइज, ये हिंदू में कल आया था। तो अब यहां पे कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट है द स्ट्रेटेजिक टेस्ट ऑफ इंडिया यूएसए रिलेशंस इन कंटेक्स्ट ऑफ कैट्सा। Now what is CAATSA? CAATSA is countering America's adversaries through sanctions act, ठीक है। तो यूएस ने ना, अमेरिका ने 2017 में अपने सेनेट में ये लॉ पास किया था, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने ज्यादा खुशी से तो नहीं बट विद अ वेरी हैवी स्टोन इन द हार्ट ही पास्ड दिस लॉ, दो ही वाज नॉट वेरी हैप्पी पासिंग द लॉ, बट एनीवेज वेज द लॉ वाज दैट कि भाई कोई भी कंट्री, खास करके जो हमारी दोस्त है, अब चलो नेटो अलाइज की बात ना करें, बट इंडिया तो नेटो अलाई नहीं है, बट कोई भी ऐसी कंट्री जो हमारे साथ ट्रेड कर रही है, डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट्स हमसे वो इंपोर्ट कर रही है, तो वो अगर बाय चांस ईरान के साथ या नॉर्थ कोरिया के साथ या रशिया के साथ किसी किस्म का कोई ट्रेड रिलेशन रखेगा, तो हम उस पर सैंक्शन लगा सकते हैं, बिकॉज ईरान, नॉर्थ कोरिया और रशिया तीनों हमारे एडवर्सरीज हैं। अब 2017 में ये जो लेजिस्लेशन पास करी गई, इसकी बैकग्राउंड क्या थी? तो इन क्विक 10 सेकेंड्स इसकी जो बैकग्राउंड थी वो ये थी कि भाई इस बात का एक रूमर था, दिस वाज कॉन्स्पिरेसी और शैल वी से दिस वाज फ्लोटिंग इन द न्यूज दैट कि रशिया की बहुत इन्वॉल्वमेंट थी 2016 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में, और ऐसा माना जाता था अमेरिका में कि रशिया की इन्वॉल्वमेंट के चलते डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने। तो इस बिल को डेमोक्रेटिक लॉबी ने, जो डेमोक्रेट्स है सेनेट में, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था, ताकि रशिया के साथ किसी भी किस्म का अगर कोई व्यापार कोई कंट्री कर रही है तो वो हमारे लिए भी दुश्मन है, ठीक है। तो दैट कंट्री इज नॉट फ्रेंडली टू अगर वो रशिया के साथ कोई ऐसा ट्रेड कर रही है विच इज रिलेटेड टू डिफेंस। अब यहां पे इशू क्या आता है? इशू ये आता है दैट हमने डिस्पाइट द फैक्ट, देखिए अब हम ये जानते हैं कि 1990s के बाद, खास करके जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो इंडिया के लिए भी डिप्लोमेटिकली बड़े चैलेंजेस थे, बिकॉज नाउ वी आर नॉट लिविंग इन दैट नॉन अलाइंड वर्ल्ड, नाउ वी आर नॉट ऑल्सो लिविंग इन द बाइपोलर वर्ल्ड, नाउ वी आर ऑल्सो नॉट लिविंग इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड, दिस इज अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो जैसे कि वो कहते हैं ना कि हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, तो इंडिया को हर एक फ्रेंड के साथ अपने रिलेशंस बना के रखना एक चैलेंज रहा है पिछले 30 सालों से। ट्रेडिशनली नो डाउट नॉन अलाइंड मूवमेंट के चलते इंडिया की जो लीनिंग थी दैट वाज टुवर्ड्स रशिया, दैट वाज टुवर्ड्स द सोवियत यूनियन एंड नॉट टुवर्ड्स अमेरिका, बट नेवरदलेस इवन सिंस द 1990
1990s, India has diversified its relations with America, but nevertheless इंडिया की जो डिपेंडेंसी है स्पेस प्रोग्राम्स की बात करें, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात करें, वो बहुत ज्यादा रशिया पे डिपेंडेंट रही है। ठीक है, अब 2017 में तो ये बिल यूएस की कांग्रेस ने पास कर दिया। चलो, उनका अपना राइट है बिल पास करने का, वो जो मर्जी कानून पास करें। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि नहीं, ये जो कानून है चलो पास कर दिया, बट मुझे ये थोड़ा फ्लॉड लगता है, आई डोंट फाइंड दिस, बट एनी हाउ ही पास्ड इट। ठीक है, अब 2018 में वी वेंट अहेड एंड साइंड अ डील विद द रशियंस, द S-400 मिसाइल सिस्टम्स, द एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम्स, तो ये रशियन ओरिजिन के हैं। ठीक है, अब अगर हम रशिया और हमने लाइक वी ऑल्सो सो ऑल्दो कैट्सा वाज साइंड इन 2017, एक साल बाद 2018 में हमने एग्रीमेंट साइन किया और हमने एडवांस भी रशिया को 2019 में पे कर दिया। लेकिन अब ये कैट्सा के चलते अगर हम रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम्स मंगा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके चलते हमारे ऊपर खतरा है सैंक्शन लगने का। किसके से? यूएसए से, कि यूएसए हमारे ऊपर सैंक्शन लगा सकता है। ठीक है, सो CAATSA was passed when the US sought to discourage trade in the defense and intelligence sectors of Russia, as it was felt that Russians had interfered in the US presidential elections. तो जो रशिया के साथ ट्रेड करेगा वो हमारा दोस्त नहीं है, वो भी हमारा दुश्मन है, उसके ऊपर हम सैंक्शन लगा देंगे। तो सैंक्शन विल इंक्लूड व्हाट? तो सैंक्शन विल इंक्लूड सस्पेंडिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस, बैनिंग अमेरिकन इक्विटी और डेट इन्वेस्टमेंट्स इन एंटिटीज, प्रोहिबिटिंग लोन्स फ्रॉम यूएस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एटसेट्रा। सो अब इंडिया को अब देखिए, अब आज के टाइम पे तो हम इंडिया और यूएसए की बात करते हैं तो बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, स्ट्रेटेजिक रिलेशंस की बात करते हैं, पर बीच में ये ऑब्स्टिकल कैट्सा की भी है। ठीक है, अब इंडिया ने तो हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, तो इंडिया ने तो अपने रिलेशंस रशिया के साथ भी अच्छे बना के रखने हैं, इंडिया ने ईरान के साथ भी अपने रिलेशंस अच्छे बना के रखने हैं। हम ये बात करते हैं ना कि फ्रॉम स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी वी हैव मूव टू स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। राजा मोहन काफी इस लाइन को फ्रेज करते हैं दैट हम स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी से, कंफ्यूजन से, ऑफ द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, अब हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और स्ट्रेटेजिक असर्शन के टुवर्ड्स जा रहे हैं, दैट वी हैव टू डेवलप फ्रेंड्स as per our own national interest, as per our own needs and necessities. So, but यहाँ पे अमेरिका कह रहा है कि नहीं, आपको अगर करोगे तो हम आपके ऊपर कैट्सा लगा देंगे, सैंक्शंस लगा देंगे। अब इसके चलते यहाँ पे एक क्लॉज है, प्रेसिडेंशियल वेवर क्लॉज, जो कि कैट्सा के बिल के अंदर ही है। सो ये कैट्सा के कानून में क्यों इनकॉर्पोरेट किया गया था? बिकॉज इसको लेके काफी देखिए चिंता जताई गई थी इंडिया में भी। सो मेनी senators had persuaded to the people who had originated the bill that there are countries who are friendly to us, but yet at the same time they're also having trade with Russia. So for example India, ठीक है, so India हमारा दुश्मन नहीं है, बट इंडिया इज ऑल्सो डूइंग ट्रेड विद रशिया। सो फाइन, आई मीन अगर ऐसा कुछ क्लॉज अगर हम अपने बिल में रखते हैं, सो वी कैन वेव ऑफ दिस कंडीशन फॉर कंट्रीज लाइक इंडिया। Now, the modified waiver authority allows the president to waive sanctions in certain circumstances. Now, he has to decide whether the move is in American interest and this move does not endanger the country's national security. तो डिस्क्रिशन जो है वो certain terms and conditions के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट के हाथ में होता है कि चलो हम वेवर दे देंगे, बट विद TNC, विद टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, now country in question, over here it's India, should take steps to bring down its inventory of defense equipment from Russia. तो ये प्रेसिडेंशियल जो क्लॉज है वेवर का मिल सकता है अगर तो प्रोग्रेसिवली जो कंट्री इन क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंडिया है, तो वो ऐसे कौन से स्टेप्स उठा रही है जिसके चलते जो उसकी डिपेंडेंसी है इंपोर्ट की वो रशिया पे कम हो सके। बट यहां पे सवाल आता है कि हमारी अपनी ऑटोनॉमी है ना, हम जिस मर्जी से चाहे जो मर्जी मंगाए, जिस मर्जी से बम मंगाए, जिस मर्जी से बंदूकें मंगाए, अमेरिका को इससे क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए? अमेरिका के साथ भी हमारा अच्छा खासा ट्रेड है, तो वाई हाउ कैन अमेरिका डिक्टेट द ट्रेड टर्म्स फॉर इंडिया? तो यहीं भी तो स्ट्रेटेजिक रिलेशन टेस्ट होता है ना इंडिया और अमेरिका का। व्हाट रीजन डज अमेरिका हैज टू फील इनसिक्योर? आफ्टर ऑल दिस इज अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। Now, sanctions have the tremendous potential of pulling down जो अभी इतनी इन्वेस्टमेंट करी है यूएस इंडिया के रिलेशंस को लेके, इतनी अभी ज्यादा पॉजिटिविटी रही है इंडिया यूएस को रिलेशन को लेके, स्पेशली फ्रॉम द लास्ट 20 years. तो दिस सैंक्शन विल ब्रिंग डाउन ऑल दी फ्रेंडशिप एंड ऑल दी रिलेशंस व्हिच हैव बीन इन्वेस्टेड बायलैटरली between the two nations. और अभी while we are talking, the cooperation between India and US is across 50 sectors, especially in the field of defense also. Now, what's the way forward? In the last decade, ठीक है, अब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की, स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी की, तो चलो ठीक है, अब पिछले 10 सालों में इंडिया की जो डिपेंडेंसी है वो रशिया के ऊपर थोड़ी कम हो रही है। हम ये भी देख रहे हैं कि रशिया को भी इस बात से नाराजगी है कि इंडिया हमसे कम, वही रशिया जिसने 1971 में इंडिया को सपोर्ट किया था जब बांग्लादेश की लिबरेशन थी, तो बांग्लादेश की लिबरेशन की लड़ाई थी, तो इंडिया को तब सपोर्ट किया था और कोई देश तब आगे नहीं बढ़ा था इंडिया को सपोर्ट करने के लिए, बट रशिया सपोर्टेड। अब आज के टाइम पे रशिया भी देख रहा है कि इंडिया जो अपनी नजदीकियां
है वो अमेरिका के साथ बना रहा है, क्वाड बन रहा है, क्वाड की बात हो रही है। तो रशिया की भी जो ज्यादा अब जो बातचीत है, रशिया की भी जो एंगेजमेंट है ज्यादा चाइना के साथ शिफ्ट हो रही है। नेवरदलेस दिस ट्रांजिशन इज हैपनिंग, सो आल्सो आर मिलिट्री परचेज फ्रॉम रशिया इज आल्सो डिक्लाइनिंग प्रोग्रेसिवली इन द लास्ट 1 decade. Now India's import of arms decreased by 33% in the last 6 years between 2011 to 15 and 2016 to 20. So in this last 1 decade our dependency has decreased. गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील्स विद द यूएस टच्ड $20 बिलियन। तो एक तरफ अगर रशिया के साथ हमारा इंपोर्ट आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, तो यूएस के साथ तो हमारा इंपोर्ट बढ़ रहा है ना, यानी कि यूएस से हमने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कंट्रैक्ट जो है वो 20 बिलियन हैड बीन साइंड एंड डील्स वर्थ नियरली 10 बिलियन आर अंडर नेगोशिएशन। तो और बोलो, अब आपको इस बात की इनसिक्योरिटी क्यों है कि हम रशिया के साथ ट्रेड क्यों कर रहे हैं? आपके साथ भी तो कर रहे हैं ना, अमेरिका के साथ भी तो कर रहे हैं। अब उसके चलते यूएस हैड designated India as a major defense partner in 2016 and also gave India strategic trade authorization which allows India to access critical technologies. Even then अगर इतनी बड़ी बात क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज का आपने इतना बड़ा अगर हमको एहसान दे भी दिया इंडिया को, तो फिर भी आप भी तो ऑकस बना रहे हो ना, आप भी तो वो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी हमको तो नहीं, ऑस्ट्रेलिया को ही दे रहे हो। तो अगर आप अपने तरीके से चलना चाहते हो तो व्हाट प्रॉब्लम डू यू हैव? हमारा रिश्ता हमारी जगह पे है, इंडिया और रशिया का रिश्ता अपनी जगह पे है। What is the problem? What is the conflict? Now this CATSA test के ये सैंक्शन, वैसे तो सैंक्शन नहीं लगानी चाहिए इंडिया के ऊपर और वैसे नहीं भी लगेंगी, बट इवन इफ चलो आई मीन यू नेवर नो, दिस टाइम्स आर वेरी अनसर्टेन, यू नेवर नो लाइक व्हाट हैपेंस, बट कैट्सा टेस्ट विल डिटरमिन द कोर्स ऑफ द इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। जो इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं ना कि ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, कैसे इन दोनों का सिनर्जी होगा, क्वाड की बात जो हम करते हैं, इंडो पैसिफिक की बात करते हैं, इतने एरियाज ऑफ कोऑपरेशन की बात करते हैं, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड की बात करते हैं। तो फिर अब ये जो कैट्सा है, तो यूएस को इस कैट्सा बिल के चलते प्रेसिडेंशियल वेवर देना पड़ेगा फॉर कंट्री लाइक इंडिया। चलिए अगला है टैकलिंग द लिड ऑफ इलिसिट फाइनेंशियल फ्लोज। काफी अच्छा आर्टिकल है ये, हिंदू में कल आया था, इसको अरुण कुमार ने लिखा है, काफी नोटेड इकोनॉमिस्ट है। कंटेक्स्ट क्या है? अभी जो रिसेंटली पैंडोरा पेपर्स आए थे, पैंडोरा पेपर्स में किसका क्या निकला क्या नहीं निकला वो हम यहां पे डिस्कस नहीं करेंगे, दैट इज नॉट रेलेवेंट फॉर अस। रेलेवेंट क्या है? देखिए पैंडोरा पेपर से पहले, यानी कि एक ऐसा बॉक्स जिसमें से पाप कि जो जितने भी किसी के काले छिट्टे हैं, जो भी पाप है वो सब निकल के सामने आ रहा है, किसका पैसा कहाँ पे फंसा हुआ है, किसका पैसा कहाँ पे, ब्लैक मनी की जो हम बात करते हैं कहाँ पे किसका पैसा इन्वेस्टेड है, ठीक है। सो अब ऑब्वियसली ब्लैक मनी नोट बदलने से तो नहीं वापस सारी की सारी इंडिया में आ जाएगी, बट नेवरदलेस द लीक्ड पेपर्स नाउ एंड इवन अर्लियर, जो पहले पैनामा पेपर्स आए थे, दे हैव एक्सपोज्ड द इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर एंड द इलिसिट फाइनेंशियल फ्लोज। तो ये जो बहुत बड़े बड़े देश हैं जो कि ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, ठीक है, एक हेल्दी फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो इन्हीं के तो देशों में इस तरह के टैक्स हेवंस हैं। इन्हीं ऐसे देशों में, जैसे हम यूरोपियन यूनियन की बात करें, ठीक है, सो जैसे लग्जमबर्ग है, लिचनस्टीन है, ठीक है, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स हैं, केमन आइलैंड्स हैं, तो ये सारी जो कंट्रीज हैं कहाँ पे हैं? नॉर्थ अमेरिका में, वेस्टर्न यूरोप में लोकेटेड हैं। तो यहाँ पे ऐसे टैक्स हेवंस हैं, ऑफशोर एंटिटीज हैं जो कि ऑपरेट हो रही हैं उनकी सरकार के नाक के नीचे, ठीक है। सो दैट शोज that exposes the international financial architecture involved. The Pandora Papers are just a confirmation of the Panama leaks which happened in 2016. उसको लेके भी काफी कवरेज हुई थी इंडियन एक्सप्रेस में भी, पैनामा लीक्स को लेके भी it was quite talked about as well. इस बार भी काफी ऐसे नाम आए हैं सामने, सचिन तेंदुलकर का भी नाम आया है पैंडोरा पेपर्स में। अब क्या सच है क्या नहीं सच ये तो खैर we don't know, but the thing is that ये सब चीजें हो रही हैं, that rich people, the wealthy people, they are able to siphon off their money through offshore entities. A large extent of the illicit financial flows have a link to the New York City and London, the biggest financial centers in the world. अब इन दोनों cities के नीचे, यानी कि it is highly impossible कि इतनी बड़े शहर है, न्यूयॉर्क की बात करें, लंदन की बात करें, तो इनको इस बात का नहीं पता होगा कि कहाँ पे ऑफशोर एंटिटीज लोकेटेड हैं, कहाँ पे टैक्स हेवंस लोकेटेड हैं और किसका पैसा कहाँ पे जा रहा है। They all know that, and these are the biggest financial centers in the world that allow the financial institutions such as the big banks to operate with ease. Now tax havens, they enable the rich to hide the true ownership of the assets
by using trusts, shell companies and the process of layering. तो layering का मतलब क्या होता है? The process of layering involves moving funds एक shell company से in one tax haven to another shell company in another tax haven and continuously आप करते रहोगे, ताकि जो अगर आपने एक shell company किसी particular tax haven में आपने मनी वहाँ पे स्टोर किया हुआ है, फिर उठा के किसी और shell company को किसी और ऑफशोर एंटिटी में आप ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, जो सोर्स होगा कि वो पैसे की जो ट्रेल होगी वो पता लगानी ही बहुत मुश्किल हो जाएगी, तो ट्रांसपेरेंसी नहीं आ पाएगी. तो tax havens, even the citizens of the countries with low tax rates use tax havens. Countries such as the British Virgin Islands, Luxembourg, Bermuda are popular tax haven countries. ठीक है. Now, since lately the tax havens have enabled capital to become highly mobile, forcing nations to lower the tax rates to attract कैपिटल. अभी यूएस का भी प्रपोजल था कि भाई हम एक मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट रखें, जिसके चलते ये जो पैसा है, खास करके जो बहुत बड़े व्यापारी हैं, बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, वो अपना पैसा ऑफशोर एंटिटीज में ना स्टोर करें, तो उसके चलते हम जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है वो और कम कर देते हैं. ठीक है. अब ये जो पूरा का पूरा डेटा है पैंडोरा पेपर्स का, ये 2.94 टेराबाइट्स का है, 2.94 टीबी का है, तो ऑब्वियसली डेटा बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव है, और इसमें 330 पॉलिटिशियंस और पब्लिक ऑफिशियल्स के नाम मौजूद हैं, जो कि दे हु आर प्रेजेंट अक्रॉस 90 कंट्रीज एंड मोर. The very powerful who need to be on board to curb the illicit financial flows are the very beneficiaries of this system. And the funds are moved. अब देखिए, अब फनी बात ये है कि ये जो पैसा जो एक टैक्स हेवन से दूसरे टैक्स हेवन में जा रहा है थ्रू शेल कंपनीज, थ्रू ऑफशोर एंटिटीज, ये पैसा सरकार से नहीं जा रहा. ये पैसा जो है, ये बेसिकली पैसा किसके पास जाना चाहिए था? चलो सरकार तो बाद में आती, पर पहले जो क्रेडिटर्स हैं, जो बैंक्स हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिन्होंने इतना उधार इन तरह के कॉर्पोरेट्स को दिया हुआ था. ठीक है. तो जैसे हम विजय माल्या की बात करते हैं, ललित मोदी की बात करते हैं. ठीक है. तो वो वो कहते हैं जी हमारे पास पैसे नहीं है, हमने इतने करोड़ों का लोन लिया था, अब हम पैसा वापस नहीं कर सकते. पैसा है, बट वो पैसा किससे भाग रहा है? वो पैसा ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जो कि क्रेडिटर्स हैं, जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, ठीक है, जो कि हमारा टैक्स पेयर्स मनी है जो वहां पे इन्वॉल्व है, ये वहां से पैसा भाग रहा है. सरकार के पास तो बाद में आएगा, पहले तो वो पैसा बैंक्स के पास जाना चाहिए. इंडियाज इन्वेस्टिगेशंस की बात करें, सो मेनी इंडियंस हैव मेड, कोई भी ऐसा एक फॉर्ज कर दिया कि भी हमारा कोई रिलेटिव है वो एनआरआई है, ठीक है, जो कि ऑपरेट कर सकता है शेल कंपनी, इससे जो कि जो उसका जो रेगुलेटरी एम्बिट है दैट फॉल्स आउटसाइड द परव्यू ऑफ द इंडियन टैक्स अथॉरिटीज. तो कुछ भी फैब्रिकेट कर देना. बहुत सारे इंडियंस अपने आप को एनआरआई डिक्लेयर कर देते हैं, या कोई अपना फर्जी एनआरआई रिलेटिव बना देते हैं, ये दिखाने के लिए दैट लुक दिस इज माई रिलेटिव हु लिव्स एट सो एंड सो प्लेस एंड ही इज ऑपरेटिंग दिस कंपनी. अब वो रिलेटिव है, वो एनआरआई है कि नहीं है, ये तो पता नहीं है, वो तो बोगस क्लेम है. बट इसके चलते जो इंडियन टैक्स अथॉरिटीज हैं वो आगे इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाती, बिकॉज वो उनके एम्बिट के बाहर की बात हो जाती है. अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2014 में एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मॉनिटर एसआईटी बिठाई गई थी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई गई थी टू मॉनिटर ऑन करप्शन, टू मॉनिटर ऑन ब्लैक मनी. अभी तक आज 2021 हो गया है, दैट एसआईटी हैज नॉट बीन एबल टू मेक अ डेंट ऑन द इश्यू ऑफ ब्लैक मनी. दी ऑर्गेनाइज सेक्टर, अब अक्सर ये कहा जाता है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करें, रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें, कि यहाँ पे ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स हैं, यहाँ पे ये जो पैसा है, जो ब्लैक मनी है, इसको यहाँ पे ऑफशोर करना, यहाँ पे उसको वाइट में शो करना, लॉन्डर करना बहुत आसान काम है. लेकिन रिपोर्ट्स ये शो करती हैं दैट ऑर्गेनाइज सेक्टर में, ना कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जो रियल कल्प्रेट है वो दैट इज द ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड नॉट द अनऑर्गेनाइज सेक्टर. सो ऑल दीज बिग कॉर्पोरेट एंटिटीज, दे आर द वन हु आर sending off, laundering the money at other places in other locations and making shell companies and offshore entities. चलिए अगला आर्टिकल हिंदू में आज आया है, डीकंस्ट्रक्टिंग द क्लाइमेट फाइनेंस. तो ये किस कंटेक्स्ट में है? वॉक द टॉक. ठीक है. नाउ द इशू इन द रन अप टू द 26th COP, तो ये ग्लासगो में होने वाला है, another 2 weeks in UK. मीडिया रिपोर्ट्स का ये कहना है दैट डेवलप्ड कंट्रीज, अब डेवलप्ड कंट्रीज कह रही है कि जी हमने कोपेनहेगन समिट जो 2009 में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ था कोपेनहेगन में, उसके चलते जो फैसला किया गया था कि हम जो गरीब देश हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको जो हमने कमिटमेंट करी थी कि 2020 तक हम हर साल $100 बिलियन का जो फंड है दिया करेंगे. अब ये मीडिया में रिपोर्ट्स आई हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो अपनी तरफ से कोशिशें कर रही हैं, एफर्ट्स कर रही हैं, ताकि वो जो टारगेट था 100 बिलियन एनुअल इन क्लाइमेट फाइनेंस का, वो बाय 2025 मीट हो जाए. 2020 तक तो वो मीट नहीं हो पाया. ठीक है. OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का ये कहना है दैट क्लाइमेट फाइनेंस प्रोवाइडेड बाय डेवलप्ड कंट्रीज हैड रीच्ड
ऑलमोस्ट अराउंड अबाउट 79 बिलियन इन 2018 इफ नॉट 100 बिलियन। तो चलो 100 बिलियन भी पहुंच जाएगा, ये OECD का कहना है। बट क्या ये क्लेम्स जो है OECD के, क्या ये सच है? इट अपीयर्स नॉट। क्यों? व्हाई आर द क्लेम्स ऑफ OECD नॉट ट्रू? बिकॉज द डेवलपिंग कंट्रीज हैव इंसिस्टेड दैट डेवलप्ड कंट्रीज जो हमको फाइनेंस करेंगे वो पब्लिक सोर्सेज से करें और ग्रांट्स ज्यादा दें, ना कि लोन्स। अब जो डेवलप्ड देश हैं, अमेरिका की बात करें, यूके की बात करें, ये क्या कर रहे हैं? यहां पे जो फाइनेंस डेवलपिंग कंट्रीज को मिल रहा है वो पब्लिक सोर्स ऑफ फंडिंग से नहीं बट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से मिल रहा है। और दूसरी बात, ग्रांट्स कम है, लोन्स ज्यादा हैं। अब ये लोन्स जो हैं, क्या ये लोन्स सॉफ्ट लोन्स हैं, कंसेशनल लोन्स हैं कि चलो आज मैंने आपको अगर लोन दे दिया 1 करोड़ रुपए का, तो मैंने आपको कहा कि चलो आप 50 साल के बाद वो 1 करोड़ वापस कर देना, फॉर एग्जांपल की बात करें। या अगर मैंने 1 करोड़ का लोन दे दिया और मैंने कहा कि चलो उसको आप 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप मेरे को वापस करेंगे 50 साल में, चलो वो एक बात होगी। बट रिपोर्ट्स में ये पाया गया है, जो इन्वेस्टिगेशन करी है, कि जो लोन्स दिए जा रहे हैं, सो पहली बात तो वो जो फंडिंग है वो पब्लिक फंडिंग नहीं, दैट इज ऑल प्राइवेट मनी विच इज बीइंग सेंट टू दी डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है। दूसरी बात, जो लोन्स हैं वो नॉन कंसेशनल है। ठीक है। और तीसरी बात, जो परसेंटेज ऑफ मनी जो दिया जा रहा है, जो कंट्रीब्यूशन डेवलप्ड कंट्रीज की है टुवर्ड्स दिस $100 बिलियन फंड, उसमें लोन्स ज्यादा है और ग्रांट्स कम है। देखिए, ग्रांट अगर आप दे रहे हैं तो फिर अगर आप किसी को ग्रांट दे रहे हैं 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, तो आप उसे वापस नहीं लेंगे वो 1-2 करोड़। आपने ग्रांट दे दिया कि भाई यू टेक दिस फॉर योर नीड, फॉर वट एवर पर्पज यू वांट दिस मनी। Now, of the public finance component, loans comprise 74% while grants make up only 20%. अब गरीब देशों के साथ ये मजाक नहीं है, बिकॉज वो लोन्स कैसे वापस देंगे? अब अगर लोन का जो सोर्स है वो पब्लिक फंडिंग नहीं बट प्राइवेट फंडिंग है, तो प्राइवेट इन्वेस्टर जो है, जो कि लोन दे रहा है, जो प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लोन दे रहा है, उसको तो अपना पैसा वापस चाहिए होगा ना। और वो ऑब्वियसली 1% या 2% पे तो नहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देगा। तो ये दिस इज ये दोगला बात होगी। तो अगर आपने हेल्प करनी ही है गरीब देशों की, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज की, देखिए इस बात को तो कोई डाउट नहीं है ना कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज हम सभी को इंपैक्ट करेगा, चाहे तंजानिया हो, चाहे कनाडा हो, चाहे बोत्सवाना हो, चाहे कोरिया हो, चाहे जो मर्जी कंट्री हो। ठीक है, एनी कंट्री, दैट इज गोइंग टू इंपैक्ट एवरीवन। बट देर आर सो मेनी पुअर कंट्रीज जिनकी अभी जो प्रायोरिटी है, जो अभी नीड्स हैं, वो गरीबी हटाना है, गरीबी से लोगों को अपलिफ्ट करना है, लोगों को भूखमरी से बाहर निकालना है। तो उनकी अभी प्रायोरिटीज और है, अभी उनको आप नेट जीरो, नेट कार्बन की बातें नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको क्या चाहिए? फंडिंग चाहिए। बड़े देशों से, डेवलप्ड देशों से, विकसित देशों से फंडिंग आएगी तो फिर वो अपनी ये नीड्स मीट कर पाएंगे टुवर्ड्स ग्लोबल वार्मिंग, टुवर्ड्स मिटिगेशन एफर्ट्स, अडैप्टेशन एंड मिटिगेशन एफर्ट्स में। ठीक है। Oxfam estimates that in 2017-18, out of an average of around about 60 billion of public climate finance reported by the developed countries, the climate specific assistance was only between 19 to 23 billion dollars. ठीक है, तो यानी कि अब ये फैसला अब डेवलप्ड कंट्रीज करेंगी कि भाई आपको हम जो पैसे दे रहे हैं उसमें से इतना आपका क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंस है कि भी अडैप्टेशन मिटिगेशन के लिए, और इतना किसी और नीड। वो तो कंट्रीज को डिसाइड करने दो ना, जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज है, जो गरीब देश है, उनको डिसाइड करने दो ना कैसे उन्होंने वो पैसा एलोकेट करना है। आपने कहा है भी हम आपको मिटिगेशन में और अडैप्टेशन में मदद करेंगे, तो आप उसमें मदद करिए। आप सेक्टर स्पेसिफिक टारगेटिंग आप क्यों कर रहे हैं? वो तो देश को करने दीजिए ना, जो भी कंट्री इन्वॉल्व है। Now, what is the way forward? अब climate finance through the loans that risks कि भाई जो कंट्री है that will have a debt crisis। अब देखिए, अब कितने सारे ऐसे छोटे मोटे देश हैं जो बहुत गरीब हैं। ठीक है, अब वो कैसे इतना बड़ा लोन वापस करेंगे? how will they be able to return back a loan which is coming from a private source of investment from a developed country? So that might lead to a situation of a debt trap, a debt crisis of many low income countries। जॉन केरी ने, जो कि यूएस स्पेशल एनवॉय ऑन क्लाइमेट चेंज हैं, उन्होंने भी रिसेंटली, वो इंडिया भी आए थे, इंडिया इस बार 2 बार आ चुके हैं वो पिछले 6 मंथ्स में, कन्विंस करने के लिए इंडिया को कि चलो आप भी आ जाओ नेट जीरो में। ठीक है, आप भी कार्बन न्यूट्रलिटी की जो बात चल रही है 2050 तक, तो चलो उसको लेके भी हमने काफी डिस्कशन करी है इन द पास्ट। बट उनका ये कहना है दैट लुक, पब्लिक फाइनेंस जो होगा वुड ओनली कंट्रीब्यूट द डी रिस्किंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट, कि भाई जो ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी वो मोस्टली प्राइवेट सोर्सेज से ही आएगी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ही ज्यादा होगी, पब्लिक इन्वेस्टमेंट कम होगी। पब्लिक फाइनेंस जो होगा, ये $100 बिलियन का जो बजट दिया गया है प्रति साल लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज को ना, वो हम नहीं कर पाएंगे, हमारा कॉम्पोनेंट कम होगा, हमारा शेयर कम होगा, मोस्टली प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगी। नाउ द बल्क ऑफ द मनी कमिंग इन वुड बी थ्रू द प्राइवेट फंड्स एंड नॉट द सिलेक्टेड
बेस्ड ऑन डेवलपिंग कंट्रीज प्रायोरिटीज एंड नीड्स। हमारी नीड्स क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज की प्रायोरिटीज क्या है विज़-अ-वी अडैप्टेशन एंड मिटिगेशन एफर्ट्स आर कंसर्न्ड फॉर क्लाइमेट चेंज, उसको मद्देनजर नहीं रखा जाएगा। बस आपको हमने पैसे दे दिए और हम आपको बताएंगे सेक्टर स्पेसिफिक उसका एलोकेशन कैसा होगा ना। ये तो फिर कोई बात बनी नहीं। So climate finance demands maintaining a very fine balance between adaptation and mitigation as far as climate change is concerned. Climate change एक रियलिटी है, उससे क्लाइमेट रिजिलियंट होना, ठीक है, हम ग्रीन बिल्डिंग्स की बात करते हैं, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स की बात करते हैं, स्मार्ट सिटीज की बात करते हैं, क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर की बात करते हैं, क्लाइमेट रिजिलियंट सिटीज की बात करते हैं, तो ठीक है हमको अडेप्ट तो करना पड़ेगा, फाइन, बट हमको जो इंपैक्ट्स हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज के चलते उससे हमको मिटिगेशन भी चाहिए। तो मिटिगेशन और अडेप्टेशन के चलते हमको दोनों में एक बैलेंस बना के रखना है। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि जो फंडिंग है ज्यादातर वो मिटिगेशन के टुवर्ड्स ओरिएंटेड होती है, अडेप्टेशन के टुवर्ड्स कम। एनुअल कॉस्ट ऑफ अडेप्टेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज ये आने वाले समय में बहुत ज्यादा होने वाला है, ट्रिपल होने वाला है। सो फ्रॉम 140 to 300 बिलियन एनुअली बाय 2030, दिस माइट राइज टू 500 बिलियन एंड मोर बाय 2050। चलिए अगला आर्टिकल हिंदू में आज आया है, ये एम.के. नारायणन ने लिखा है जो कि फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हमारे रह चुके हैं। क्या लिखते हैं ये? द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर ग्राइंड्स अलोंग, सो कंटेक्स्ट मल्टी डायमेंशंस ऑफ टेरर। अब देखिए ठीक है, 2001 में यूएसए ने वॉर ऑन टेरर तो लॉन्च कर दिया, ठीक है, तो ये वैसे आर्टिकल थोड़ा हमारा सिक्योरिटी रिलेटेड है, इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड है। तो ठीक है, 2001 में यूएसए ने लड़ाई लॉन्च कर दी, भाई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हुआ, वहां पे अफगानिस्तान में वहाँ पे यूएस फोर्सेस पहुंच गए कि चलो हमने अलकायदा को डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है, ओसामा बिन लादेन को पकड़ना है, चलो ओसामा बिन लादेन को भी पकड़ लिया, मार दिया, ठीक है, गद्दाफी को मार दिया, ठीक है, सद्दाम हुसैन भी चलो मर गया, सब कुछ हो गया। बट क्या टेररिज्म खत्म हो गया है? नहीं, टेररिज्म तो खत्म नहीं हुआ, ठीक है, थोड़ी बहुत ऐसे माइलस्टोन्स अचीव हुए हैं, ओसामा को मार दिया, गद्दाफी को मार दिया, बट टेररिज्म तो और बढ़ गया, ठीक है। इस्लामिक स्टेट की बात करें, तालिबान की बात करें, ठीक है, अलकायदा की बात करें, ये चीजें तो आज भी एग्जिस्ट करती हैं। सो डिस्पाइट वॉर ऑन टेरर सिंस लास्ट 2 decades, does terrorism remains relevant? Yes, it does remain relevant. Not only the major terror groups but even smaller terror modules currently retain the potential for both sophisticated and mass casualty attacks. ठीक है, the broad sweep acquired by radical Islam in recent decades has by no means been eliminated. सो रेडिकल इस्लाम की जो आइडियोलॉजी है, जो जिहादी आइडियोलॉजी है, ठीक है, टू वेज अ वॉर, ठीक है, तो ये जो आइडियोलॉजी अभी भी एग्जिस्ट करती है। हमारे पड़ोसी देश की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, तो वहां पे जो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म है दैट स्टिल एग्जिस्ट टुडे। The newer breed of terrorists are well versed in the practical methodologies which is practiced by the Jalaluddins, the Haqqani network, the Jalaluddin Haqqani and Sirajuddin Haqqani. So Sirajuddin Haqqani तो अभी जो इंटरिम अफगान की जो गवर्नमेंट है तालिबान कंट्रोल्ड, उसके वो होम मिनिस्टर भी हैं सराजुद्दीन हक्कानी। तो इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है कि हक्कानी नेटवर्क इतने ड्रेडेड टेररिस्ट, हक्कानी नेटवर्क जो कि इटसेल्फ इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, यूएन लिस्टेड एंड यूएस लिस्टेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। सो दीज ग्रुप्स लाइक द लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, सो ये जो न्यू ब्रीड ऑफ टेररिस्ट हैं, सो दे आर अडॉप्टिंग द टैक्टिक्स, द मेथडोलॉजीज ऑफ दीज फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स. The broader contours of terrorism still remains relevant despite this war on terror which is happening from the last 2 decades or more. India's vulnerability की अगर हम बात करें तो कश्मीर is beginning to see a new wave of terror attacks, ठीक उसी तरह से जैसे कि 1990s में, अर्ली 90s में, लेट 80s में हुआ था जब कश्मीरी पंडित्स का एक्सोडस हुआ था, ठीक है। तो अभी भी हम देख रहे हैं न्यूज़ में, पीछे एक हाल ही में कश्मीरी पंडित को मारा गया था, अभी पूंछ डिस्ट्रिक्ट में 5 हमारे जवान शहीद हुए थे, ठीक है। तो टेरर अटैक्स जो हैं कश्मीर में, दे आर अगेन ऑन द राइज, ठीक है। नाउ अगेन अ सिमिलर पैटर्न इज बीइंग सीन एज वाज प्रेवलेंट इन द अर्ली 90s एंड द लेट 80s इन कश्मीर. Targeted killings of minorities have begun to send shockwaves across not only J&K but also other pockets of the country, ठीक है। सो उसके बाद अगर हम सिराजुद्दीन हक्कानी की बात करें जो कि अभी इंटरिम तालिबान गवर्नमेंट के भी मिनिस्टर हैं, सो ही ऑब्वियसली होल्ड्स अ की पोजीशन, ही इज द होम मिनिस्टर इन द तालिबान कंट्रोल्ड गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान. नाउ दिस विल मेक इजियर फॉर फोर्सेस हु आर एंटी इंडिया, जैसे लश्कर-ए-तैयबा. इस बात का डर हमने बहुत डिस्कस भी किया था कि इस बात की जो चिंता है कि इंडिया क्यों तालिबान के साथ एंगेज नहीं कर रहा, तो इस बात की चिंता काफ़ी हमने जताई थी. काफ़ी जो हमारे जो डिप्लोमैट्स हैं दे वर स्केर्ड और एप्रीहेंसिव टू एंगेज with the Taliban because of this reason, that because there are some terror groups like Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed who might
who might conspire an attack against India, because now since there is Taliban in Afghanistan, so they might get support, tactical support from Taliban, especially from the Haqqani network. उसके चलते आज के टाइम पे जो टेररिस्ट हैं वो ऑनलाइन रिक्रूट किए जाते हैं। तो जो अगर हम टेक्निकली बात करें, टेक्नोलॉजिकली बात करें, तो टेररिस्ट जो है आज के टाइम पे वो बहुत अच्छे उनके पास बहुत अच्छे टेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं, ठीक है। उसके बाद उसके चलते साइबर टेररिज्म की बात आती है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फिफ्थ डायमेंशन ऑफ वॉरफेयर। सो डिजिटल सैबोटाज हैज ऑलरेडी एंटर्ड द आर्मनी ऑफ सर्टन टेरर ग्रुप्स। तो साइबर टेररिज्म को लेकर बहुत चिंता जताई जाती है दैट दिस इज द फिफ्थ डायमेंशन ऑफ वॉरफेयर एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ टूल्स कैन बी यूज्ड, ऑल sorts of softwares can be used to impact the country's critical abilities. Terror groups have the capacity today to employ cyber techniques to carry out hostile attacks on the information and communication technology enabled infrastructure of another country. इसको हम white collar jihadis भी कहते हैं, ठीक है, जिनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग, हार्डवेयर के रिगार्डिंग, जो कि बहुत ज़्यादा टेक्निकली वेल इक्विप्ड है। सो इनको हम वाइट कॉलर जिहादीज कहते हैं। सो दे हैव द एबिलिटी टू इम्पैक्ट द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एबिलिटीज ऑफ द कंट्री यूजिंग ICT इनेबल्ड टेक्निक्स। चलिए, सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम सैटरडे को और एडिटोरियल एनालिसिस एंड डिस्कशन के साथ। आप अपना ख्याल करिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।